जो परी किसी नलिका से होकर गुजरे उसी को परिनालिका कहते हैं। है ना। हाँ, मतलब पेपर में ऐसा मत लिख देना कि सर बताएं जो परी किसी नलिका से होकर गुजर गया, कोई नली से होकर कोई परी परी गुजरे तो उसको परिनालिका कहेंगे, ऐसा मत बोल देना। आज हम लोग देखेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। आप लोग को स्कूल में पढ़ाया गया होगा सीधा सीधा एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, कैसे उपयोग करते हैं। क्या कभी ये सोचा आप लोगों ने कि ऐसा क्या कारण था जिसके कारण हमको एम्पियर की परिपथी नियम की आवश्यकता पड़ी? ऐसा क्या रीजन था जिसके कारण हमको एम्पियर का परिपथी नियम लागू करना पड़ा? है ना। सीधा सीधा मैं बताता हूं, देखो। जैसे हम, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आ गए सब लोग? चलो, ठीक, चालू करें तो। ठीक है, आज का क्लास चालू करते हैं। अच्छा, देखो, आज हम लोग देखेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। आप लोग को स्कूल में पढ़ाया गया होगा सीधा सीधा एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, कैसे उपयोग करते हैं। क्या कभी ये सोचा आप लोगों ने कि ऐसा क्या कारण था जिसके कारण हमको एम्पियर की परिपथी नियम की आवश्यकता पड़ी? ऐसा क्या रीजन था जिसके कारण हमको एम्पियर का परिपथी नियम लागू करना पड़ा? है ना। सीधा सीधा मैं बताता हूं, देखो। जैसे हम लोग चैप्टर 1 में देखे थे विद्युत वाले क्षेत्र में, तो उसमें क्या होता था, विद्युत में क्या करते थे, आवेश के कारण क्या करते थे, विद्युत क्षेत्र का गणना करते थे। उसका दो विधि था, दो विधि था। एक बेसिक विधि क्या था, कुलाम चाचा का नियम। कुलाम चाचा का नियम में क्या करते थे, एक आवेश को रखते थे और उससे कुछ दूरी पर परीक्षण आवेश को रखते थे, और उन दोनों के बीच हम लोग क्या करते थे, बल ज्ञात करते थे। और उस बल को हम लोग क्या करते थे, भाग दे देते थे, किससे? परीक्षण आवेश से। उस बल को हम लोग किससे भाग दे देते थे, परीक्षण आवेश से। और परीक्षण आवेश से भाग देते थे तो हम लोग को क्या मिलता था, विद्युत क्षेत्र मिल जाता था। एक विधि ये था बेसिक। दूसरा विधि था गॉस प्रमेय, जिसके कारण हम लोग क्या करते थे, गॉस प्रमेय के सहायता से हम लोग विद्युत क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करते थे। उसी तरह चुंबक में जो है, चुंबकीय क्षेत्र वाले जो चैप्टर है, इसमें भी चुंबक की क्षेत्र ज्ञात करने की एक विधि हम लोग को पहले से पता है, जो क्या है, बायोसेवर्ट का नियम है। तो दूसरी विधि भी हमको चाहिए, है ना, बायोसेवर्ट के नियम से हट के हमारे लिए। तो उस समय हम लोग क्या लाए, एम्पियर का परिपथी नियम। तो उसी को हम लोग देखेंगे, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या है एम्पियर का परिपथी नियम का, उसका प्रिंसिपल वगैरह, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक, समझ गए? हाँ, इतना तुम्हारे स्कूल में नहीं बताए होंगे। ठीक, तो चलो आज हम लोग चालू करते हैं एम्पियर का परिपथी नियम और उसके बारे में पूरा डिटेल जानते हैं। ठीक, चलिए हेडिंग डालिए, एम्पियर का परिपथी नियम। चलिए आज हम लोग देखेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम। ठीक, हेडिंग डालिए। तो देखो, एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है ना, निर्वात में किस घिरी, देखो, एम्पियर का परिपथी नियम क्या कहता है, निर्वात में, है ना, किसी बंद वक्र के चारों ओर, निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का जो रेखीय समाकलन है, उस बंद वक्र से घिरी कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है ना। देखना, एम्पियर का परिपथी नियम का परिभाषा लिखवा रहा हूं, है ना। एम्पियर का परिपथी नियम का परिभाषा क्या कहता है, या चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, इस नियम के अनुसार, देखो, इस नियम के अनुसार क्या होगा, है ना, निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर, निर्वात लेंगे एक, उसमें एक बंद वक्र लेंगे, एक घेरा लेंगे जो पेक हो, है ना। तो इस नियम के अनुसार निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर, किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, है ना, का रेखीय समाकलन, का रेखीय समाकलन। देखो, निर्वात में हम लोग ले लिए एक बंद वक्र लेंगे, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर लेंगे, इसका जो रेखीय समाकलन होगा, है ना, उस बंद वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा आई का क्या होगा, म्यू नॉट गुना होगा। रेखीय समाकलन उस बंद वक्र द्वारा, बंद वक्र द्वारा घिरी
कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट गुना होता है। यही एम्पियर का आप लोग का क्या है, परिपथीय नियम है ना। इसे ही हम लोग एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। बहुत आराम से समझना, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, आराम से लेकर चल रहा हूं तुम लोग को, है ना। क्या कहता है एम्पियर का परिपथीय नियम, निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर, है ना, समझना एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का जो रेखीय समाकलन होता है वह उस वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा आई का क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। एकदम बेसिक सा, सिंपल सा, है ना। क्या बोलना, निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन जो है उस वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा आई का क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है। अगर हम लोग शब्दों में लिखें तो देखो, निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन, है ना, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का जो रेखीय समाकलन है, बी इंटू डीएल, क्योंकि एक अल्पखंड लेना ही पड़ेगा, इसका जो रेखीय समाकलन है यह उस बंद वक्र के द्वारा घिरी हुई कुल धारा आई का क्या होता है, म्यू नॉट गुना होता है ना। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, म्यू नॉट गुणित आई करके, या एक साथ लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, म्यू नॉट इंटू आई। ठीक, यही हमको सिद्ध करके देना है ना, अर्थात करके लिख सकते हो। ठीक, ये होता है क्या, एम्पियर का परिपथीय नियम, है ना। इसी को हम लोग एम्पियर का क्या कहते हैं, परिपथीय नियम। अब जैसे गॉस प्रमेय देखे थे, तो गॉस प्रमेय में कैसा था, विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र भी है ना, विद्युत क्षेत्र में क्या होता था, गॉस प्रमेय किसे कहते हैं, गॉस प्रमेय की सहायता से फलना फलना ज्ञात कीजिए, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। वैसे ही ये है एम्पियर का परिपथीय नियम, क्या है, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से फलाना फलाना करिए। बायो-सैवर्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से फलाना फलाना करिए। तो बायो-सैवर्ट का नियम क्या है करके नहीं पूछता, क्योंकि वो खुद ही बड़ा है और उसका परिभाषा तो है नहीं। इसका परिभाषा है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो हाँ, प्रश्न में ऐसा दे सकता है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, सिद्ध कीजिए कि एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से फलना फलना होता है। अब जो भी टॉपिक है उसके अनुप्रयोग में उसको वो देगा आप लोग का। क्लियर है इतना चीज, सबको समझ आया। चलें आगे, ठीक है, चलिए इसको नोट करिए इतना को, फिर इसी में चित्र बना के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, नोट करिए इसमें। हो गया, हाँ, याद रखना इसमें 3 नंबर का एक प्रश्न आना है, 5 नंबर का एक प्रश्न आना है। 3 नंबर का एक प्रश्न आना है और 5 नंबर का एक प्रश्न आना है। तो 3 नंबर में इसको दे सकता है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, लिख कर सिद्ध कीजिए करके, है ना। तो 3 नंबर में दे सकता है, 3 नंबर का एक आना है, 5 नंबर का आना है। 5 नंबर में तुम लोग का एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग देगा, या बायो-सैवर्ट के नियम के अनुप्रयोग दे देगा, है ना, या आगे और है ना, उसमें बताएंगे, साइक्लोट्रॉन वगैरह भी बहुत कुछ है इसमें। तो 3 नंबर में भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है आपका इसमें। देखो, विद्युत धारा और ये विद्युत धारा है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, इस दोनों में भर भर के तुम लोग का टॉपिक है ना, जो तुम लोग का 3 नंबर 5 नंबर के लायक अच्छा अच्छा क्वेश्चन है। 3 नंबर के लायक इसमें है भर भर के, और उसमें फिर बता डाला हूं मैं क्या क्या है। ठीक, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एम्पियर का परिपथीय नियम, बायो-सैवर्ट का नियम, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये रिपीट होते रहता है हर एक साल 2 साल में, कभी कभी लगातार 2 साल दे देता है, लगातार 3 साल भी दे देता है ना। तो ये सबको कंठस्थ कीजिए आप लोग। ठीक, हो गया। अब देखो, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसका उपयोग कैसा है, कैसा कैसा इसका डेरिवेशन वगैरह है, उसको हम लोग निकालते हैं। ठीक, स्टार्ट करें तो अब मिटा रहा हूं ना इसको, यही सिद्ध करना है, देखना। चलो देखो, एम्पियर का परिपथीय नियम है, इसके लिए चित्र होगा हम लोग का, है ना। तो एक चित्र बनाते हैं। मान लो एक चालक तार है एक्स वाई, कहीं से भी कहीं ले सकते हो। एक्स वाई एक चालक तार है जिसमें इस डायरेक्शन में हम लोग का धारा क्या हो रहा है प्रवाहित हो रहा है ना। ऊपर वाले डायरेक्शन में हम लोग का क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रहा है। एक चालक तार एक्स वाई लिए हैं हम लोग, जिसमें धारा का प्रवाह कैसा हो रहा है ना, आई धारा का, आई दिखा दे रहा हूं, देखो आई धारा का प्रवाह तीर की दिशा में नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है ना। अब नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है तो इसमें क्या होगा,
चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। मान लो यहां पर को केंद्र मानते हैं, तो धारा का प्रवाह ऐसे है तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम, ये अगर चालक की दिशा है, धारा प्रवाह की दिशा, तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये वाला होगा। तो ऐसे है, ऐसे मतलब कैसा जाएगा? ये ऐसे जाएगा, ये। और एक तो मैं बड़ा बना दे रहा हूं, है ना, सीधा, इससे ज्यादा हम लोग नहीं बनाएंगे, ये ठीक, ये वाला, ये इसका सेंटर है, ये हो गया। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन कैसा होगा? इस डायरेक्शन में, ये सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होगा, है ना। तो देखो, एक चालक तार एक्स वाई है जिसमें धारा आई इस डायरेक्शन में प्रवाहित हो रहा है, हो गया। अब देखो, इस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होंगी, जो कैसी होंगी? सकेंद्रीय वृत्तों के रूप में। सकेंद्रीय वृत्त किसको कहते हैं? ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक हो। मान लो मैं यहां पर ऐसे करके ले लूं, ये कितना सारा भी वृत्त बना लूं, सबका केंद्र क्या हो? एक ही हो, तो इसको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। मतलब ऐसा वृत्त या ऐसे वृत्त जिन सभी वृत्तों का केंद्र क्या हो? एक हो, तो उसको सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। समझे इतना? तो ये भी है हम लोग का वैसी क्या? सकेंद्रीय वृत्त है। तो ये सकेंद्रीय वृत्त के रूप में ले लिए हम लोग, जो चालक तल के लंबवत स्थित होगी, सॉरी, है ना। अब देखो, हम लोग क्या करते हैं, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी ले लेते हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लो इसके केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु यहां पर क्या ले लेते हैं हम लोग? पी, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या करनी है? गणना करनी है। मान लो इस वृत्त के केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की क्या करनी है? गणना करनी है। तो देखो, हम लोग पहले मान के चलते हैं, माना फलाना भी लिखवाऊंगा, समझो पहले चित्र को, है ना। अब देखो, यह जो है हम लोग का क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। और इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? देखो, ये हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, इसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा? उसके स्पर्श रेखा के अनुदिश। जैसे वेग हम लोग देखे थे कक्षा 11वीं में, एक समान वेग पढ़े हो ना। कक्षा 11वीं में एक समान वेग कैसे पढ़े हैं? ये हम लोग का, मान लो कोई वस्तु है जो वृत्ताकार गति कर रहा है, तो यहां पर इस बिंदु पर उसका वेग कैसे होगा? तो इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश। यहां पर वस्तु का वेग कैसा होगा? तो इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश। यहां पर वस्तु का वेग कैसा होगा? तो इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश। ये v ऐसे करके, यही पढ़े थे ना। सेम वैसे ही यहां पर लागू होता है। ये हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होगा? तो इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश। ठीक, इसके स्पर्श रेखा के क्या होगा? अनुदिश होगा। तो मान के चलते हैं इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश ऐसे करके, ये इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? बी वेक्टर। समझे? इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश हम लोग क्या मान लेते हैं? एक चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, इस पूरे चुंबकीय क्षेत्र को एक साथ तो ज्ञात नहीं कर सकते, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे? एक अल्पखंड लेंगे। तो मान लो बिंदु P पर एक अल्पखंड ले लेते हैं, यहां से यहां तक का। अब इस अल्पखंड को हम लोग क्या नाम दे दिए? डीएल। एक अल्पखंड ले लिए और उस अल्पखंड का हम लोग क्या नाम दे दिए? डीएल नाम दे दिए। अब इस अल्पखंड के कारण हम लोग क्या करेंगे? अल्प अवयव डीएल या अल्पखंड, तुम लोग जो भी लेना चाहो ले सकते हो, और इसके कारण हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक, तो देखो, बी और डीएल की दोनों की दिशा क्या होगी? एक समान होगी। दोनों की दिशा समान होगी ना। देखो, बी वेक्टर भी स्पर्श रेखा के अनुदिश है और ये घूम भी ऐसे रहा है, तो डीएल भी उधरिच है। तो दोनों की दिशा एक साइड है, तो दोनों का बीच बनने वाला कोण कितना होगा? 0। अरे भाई, मेरा ये हाथ और मेरा एक और हाथ दोनों इधरिच है, तो दोनों के बीच कितना का कोण बनेगा? 0 डिग्री का। ठीक, तो ये हम लोग का चित्र है। इस चित्र को बनाओ, फिर माना फलाना लिखते हैं। चलो, चित्र को बनाओ। हो गया? हाँ, चलो लिखो, मैं बोलते जा रहा हूं। माना एक चालक तार एक्स वाई जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। ठीक, हाँ लिखो, चलो। माना एक चालक तार एक्स वाई जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। माना एक चालक तार एक्स वाई जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। धारा आई प्रवाहित किए, हो गया ना।
हाँ, धारा आई प्रवाहित हो रही है। हो गया। हाँ, पूर्ण विराम कर दो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो। तब तब चालक से आर दूरी पर, तब चालक से आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता लाए हो, इसका सूत्र लाए थे ना, सीधे चालक तार के कारण आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये कितना था, लाए थे ना इसको। हाँ, तो कितना था, b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I/r, यही था। दो से कटाओगे, दो दो ने 4, तो b बराबर हम लोग का बचेगा म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I/r। इसको मानेंगे समीकरण 1। दो से कटा, दो दो ने 4, समझे इतना। तो b बराबर हो गया हम लोग का म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2I म्यू नॉट अपान 2 पाई सॉरी इंटू I/r। हो गया इतना। उसके बाद देखो आगे क्या लिखोगे, इसको नोट करो इतना, फिर आगे बताता हूं। चलो नोट करो, हो गया। हाँ, चलो अब बोल रहा हूं, उसके बाद लिखो। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के प्रत्येक बिंदु पर, हाँ लिखो ना, बोल तो रहा हूं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। हाँ, उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। हो गया। हाँ, स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। ठीक, अब देखो इसी में लेंगे, माना इस चुंबकीय क्षेत्र में एक अल्पखंड डीएल लेने पर, है ना, डीएल लेने पर बिंदु पी से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र सीधा करेंगे। देखो, माना चुंबकीय क्षेत्र पर एक अल्पखंड डीएल, डीएल ले लिए, डीएस या डीएल जो भी लेना चाहो तुम ले सकते हो। देखो, तुम डीएल लेना चाहो डीएल ले सकते हो, डीएस लेना चाहो डीएस ले सकते हो, जो भी तुमको मन करे, है ना, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र पर एक अल्पखंड डीएल लेने पर बिंदु पी से गुजरने वाला, बिंदु पी से गुजरने वाला, अच्छा बिंदु पी से हम लोग का क्या गुजरेगा, चुंबकीय क्षेत्र, तो बिंदु पी से गुजरने वाला चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र, वन समाकलन होगा बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर होगा। अब मान को रख दो, तो हम लोग मान रखेंगे, तो वन समाकलन बी इंटू डीएल, और दोनों के बीच का कोण कॉस कितना, थीटा, सदिशों का कौन सा गुणनफल, हाँ डॉट प्रोडक्ट है ना, तो डॉट प्रोडक्ट है तो हम लोग का कैसा होगा, बी डीएल कॉस थीटा, क्योंकि डॉट में कॉस आता है और क्रॉस में क्या आता है, साइन आता है ना। तो ये हो गया बी इंटू डीएल कॉस कितना हो गया, थीटा। अब मान को रखोगे। चलो अच्छा, इसी में देखो, मैं अभी बताया बी और डीएल की दिशा एक होगी। अब बी और डीएल की दिशा एक होने के कारण देखो कैसे एक हो रहा है, बी का डायरेक्शन किधर है, इधर, क्योंकि मैं बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो उसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है। तो यहां पर अगर हम लोग मान देखना चाहें तो इसके स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा बी वेक्टर। अच्छा, कैसे, धारा ऐसे प्रवाहित हो रहा है और ये कैसे आ रहा है, ऐसे, तो डीएल का दिशा भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब बी का डायरेक्शन भी वही है, डीएल का डायरेक्शन भी वही है, तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 0। भाई कोई चीज इधर जा रही है, एक और चीज इसी में इधर जा रही है, दोनों के बीच कितना कोण बनेगा, 0। तो हम लोग क्या करेंगे, वन समाकलन हो जाएगा बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर
बी इंटू डी एल कॉस थीटा का मान कितना आ जाएगा 0 अंश। यहां पर दिखा देना क्यों हम लोग का थीटा का मान 0 अंश आ रहा है। यहां पर लिखोगे बी वेक्टर व डी एल वेक्टर एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, और एक ही दिशा में है इसलिए उसका मान क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा हम लोग का बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर बंद समाकलन बी इंटू डीएल, क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है 1 और कॉस 0 का मान 1, मतलब इतना ही बचेगा हम लोग का। अब अगले स्टेप में देखो, बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर बंद समाकलन बी का मान रख दो हम लोग का, ये कितना है म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई बटे आर इंटू डी एल। अब देखो ये सब नियतांक है तो ये बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास बचेगा बंद समाकलन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई बाई आर। ठीक, चाहे यहां देखो यहां देखो वहां देखो, आई और आर धारा एक ही होंगे, धारा और हम लोग का वो क्या कहते हैं त्रिज्या है ना आर दूरी पर। अब देखो बंद समाकलन हम लोग के पास क्या बचेगा डीएल बचेगा। ठीक, क्योंकि इतना तो हम लोग का बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया तो हम लोग का क्या बचेगा डीएल करके बचा, समझ गए ना। हाँ, अब देखो यहीं पर इसी के आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर से मिटाऊं, चलो नहीं मिटाते हैं, यहां से देख लो ये। अब देखो इसी के आगे हम लोग का वन समाकलन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई बाई आर। अच्छा, इतने का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर के। क्यों हुआ बच्चा लोगों को 2 पाई आर, क्योंकि देखो हम लोग ये छोटा सा अल्पखंड डीएल लिए थे, अगर मैं इस संपूर्ण खंड को लूं तो संपूर्ण खंड हम लोग का वृत्त की परिधि जैसा दिख रहा है, अब वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो इसलिए हम लोग का क्या हो गया 2 पाई आर। यहां पर देना चाहो कहां से आया तो दे सकते हो, चूंकि बंद समाकलन डीएल वेक्टर डीएल बराबर कितना होता है वृत्त की परिधि के बराबर। ठीक, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा बंद समाकलन बी वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर बराबर हम लोग का बचेगा म्यू नॉट इंटू आई। यही एम्पियर का क्या है परिपथी नियम है। यही हम लोग का क्या है एम्पियर का परिपथी नियम है। समझे इसको, चलिए इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, हो गया ये। अब हम लोग देखेंगे एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग, है ना, एम्पियर के परिपथी नियम के क्या क्या अनुप्रयोग है उन सबको हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक, चलिए हेडिंग डालो एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब समझना एम्पियर के देखो कंफ्यूजन कहां पर होता है, सीधे चालक तार के कारण आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए ऐसे करके, तो दो ठो है, एक बायोसेवर्ट के नियम से भी ज्ञात होता है और एक एम्पियर के परिपथी नियम से भी ज्ञात होता है, तो उसी में कंफ्यूजन मत रहना, वो पेपर में अलग से देगा एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से फलना फलना ज्ञात कीजिए करके, या बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से ज्ञात कीजिए करके, है ना। तो पहले देखते हैं हम लोग एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से, है ना। पहले हम लोग क्या देखेंगे एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग। अब देखो एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग क्या कहता है, हाँ 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 ठीक, एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग में हम लोग पहला देखेंगे क्या, हाँ सीधे धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र, है ना। पहला हम लोग देखेंगे सीधे लंबे धारावाही चालक
तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र, है ना। सीधे लंबे धारावाही चालक तार के समीप हम लोग क्या देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। कहां से, एम्पियर के परिपथी नियम से। तो कुछ भी कठिन नहीं है, तुम लोग बस एक चीज समझो, जो अभी एम्पियर का परिपथी नियम को लाए हैं ना, उसी को जस्ट उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। तो जस्ट उल्टा कर दोगे तो वो सीधा लंबा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। सिंपल है बहुत। क्या करो, एम्पियर का परिपथी नियम जो शुरू से नीचे लाए हो उसको उल्टा कर दो, नीचे से ऊपर ले जाओ। वही तुम लोग का क्या है, सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण या समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। ठीक, तो चित्र हम लोग का सेम रहेगा, क्योंकि एम्पियर के परिपथी नियम को हम लोग उल्टा कर रहे हैं, तो एम्पियर का परिपथी नियम ही लगेगा उसी का सूत्र। मान लो एक चालक तार है हम लोग का एक सवाई, है ना, जिस पर धारा आई प्रवाहित हो रही है ना। मान लो ये हम लोग का क्या है, ये केंद्र है। ठीक, ये हम लोग का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। मान लो इससे आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जैसा पहले लिए थे, है ना। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर इधर होगा, इसकी स्पर्श रेखा के अनुदिश, है ना। मान लो इस पर एक अल्पखंड ले लेते हैं डीएल, ये पी को यहां कर देता हूं। इस पर एक अल्पखंड क्या ले लेते हैं, डीएल। इतना तो हम लोग लिए थे पहले ही, बस वही चीज तो हम लोग को अभी करना है। समझ गए इतना चीज, हाँ कोई कठिन नहीं है, एकदम आराम से बनेगा तुम लोग का। ठीक, हाँ बस बस वही है सेम। पिछले बार क्या किए थे एम्पियर का परिपथी नियम के लिए, b बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई बाई आर, इसको लेकर चले थे और हम लोग सिद्ध किए थे कि ये b इंटू डीएल बराबर, हम लोग क्या सिद्ध किए थे, म्यू नॉट इंटू आई, यही सिद्ध किए थे। अब क्या करेंगे, इसको जस्ट उल्टा करना है, अब इसको लेकर चलेंगे और ये सिद्ध करेंगे। मैं बोला ना एम्पियर का परिपथी नियम को उल्टा कर दो तो वो तुम लोग का सीधे लंबा धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए। समझ गए, बस एम्पियर के परिपथी नियम को अपोजिट कर दो, जस्ट उल्टा कर दो, है ना। तो ये यहां से हम लोग इसको लाए थे, इसको रिवर्स कर दो, एम्पियर का परिपथी नियम और एक और जो ये वाला टॉपिक है, दोनों टॉपिक एक साथ खत्म हो जाता है, तो एक को तुमको कंटेस्ट करना है। ठीक, तो हम लोग इसको लेकर चलेंगे क्योंकि एम्पियर के परिपथी नियम को उल्टा करना है। तो ये चित्र हो गया। ठीक, चलो इसमें माना फलाना लिखो, चित्र चित्र के लिए जगह छोड़ दो, माना फलाना पहले लिखो। चलो हाँ चलो लिखो, माना एक चालक तार एक्स वाई जिस पर धारा आई प्रवाहित हो रही है। माना एक चालक तार एक्स वाई, लगभग लगभग सेम सेम है ना, ज्यादा अंतर नहीं है। माना एक चालक तार एक्स वाई जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। हो गया तुम्हारे में धारा आई प्रवाहित, हाँ चलो करो। माना एक चालक तार एक्स वाई जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है। ज्ञात करनी है, पिछले बार क्या लिखवाया था, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर करके चालूच कर दिया था, और यहां पर ज्ञात करनी है लेकिन एम्पियर के परिपथी नियम का अनुप्रयोग करते हुए। ठीक, इसीलिए तो इस चालक तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। लिखो, चुंबकीय क्षेत्र हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। हो गया। अतः अच्छा देखो, ये वृत्ताकार है तो हम लोग एक लूप का कल्पना करते हैं, है ना। इसी में क्या होगा, इसमें आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप का कल्पना करते हैं, एम्पियर लूप का, है ना, जो बिंदु पी से होकर क्या होता है, गुजरता है। तब इस लूप के प्रत्येक बिंदु पर, इस लूप के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का जो परिमाण है वो समान होगा और दिशा क्या होगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। ठीक, तो उसी के नीचे लिखो, पैराग्राफ चेंज करके, हो गया। हाँ लिखो, माना आर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप की एक कल्पना करते हैं। आर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप की कल्पना करते हैं जो बिंदु पी से होकर गुजरता है, जो बिंदु पी से होकर गुजरता है। हो गया, हाँ जो बिंदु पी से होकर गुजरता है।
उसी के नीचे देखो अब, तब एम्पियर के परिपथी नियम से हम लोग सीधा सिद्ध करेंगे। ठीक, एम्पियर के परिपथी नियम क्या कहता है हम लोग का, वन समाकलन जो है मतलब रेखी समाकलन बी इंटू डीएल वेक्टर, वो हम लोग का कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होता है। ठीक, यही होता है ना। हाँ, इसको मानेंगे समीकरण एक। अगर जरूरत पड़ेगा तो आगे हल करेंगे, जरूरत नहीं पड़ेगा तो आगे हल नहीं करेंगे। ठीक, अब देखो बिंदु P पर B और DL दोनों की दिशा क्या होगी, एक समान होगी। बिंदु P पर B और DL की दिशा क्या होगी, एक समान होगी। तो इसी को लिखेंगे। देखो बिंदु P पर, बिंदु P पर B वेक्टर व DL वेक्टर की दिशा क्या होगी, एक समान होगी। एक समान होगी ना। अतः यहां करो, अतः अतः वन समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर वन समाकलन बी इंटू डीएल कॉस कितना हो जाएगा, जीरो अंश। थीटा होता है और थीटा की जगह में हम लोग डायरेक्ट कितना कर देंगे, जीरो अंश कर देंगे। ठीक, तो इसी को आगे हम लोग हल करते हैं। तो क्या होगा, बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर बी इंटू डीएल, क्योंकि कॉस जीरो का मान एक होता है। अब देखो बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर, अच्छा तुम्हारे मन में ये मत हो कि ये सदिश का ऐसे कैसे हो गया, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका होता है ए इंटू बी कॉस थीटा। ये सदिश जो है वो हट जाता है, कॉस थीटा लगता है। तो उसी तरह इसमें भी है। ठीक, डॉट प्रोडक्ट में। हाँ, बी हम लोग का निकल जाएगा बाहर, हम लोग के पास बचेगा वन समाकलन डीएल। अच्छा, ये छोटा खंड कैसा है हम लोग का, मेंशन नहीं किया हूँ, तुम लोग कर देना, छोटा खंड नहीं किया हूं ना, हाँ तो लिख लेना। माना इस चुंबकीय क्षेत्र वाले लूप में एक अल्पखंड डीएल का कल्पना करते हैं। ठीक, बस। तो ये तो छोटा सा डीएल है, अब पूरा एक इस पर है, वृत्ताकार लूप है। लूप मतलब क्या है, वृत्त की परिधि, परिधि मतलब 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा वन समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर बी इंटू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। समझे इतना, समझ गए ना। हाँ, इसको मानेंगे समीकरण क्या, कौन सा, दूसरा। समीकरण एक और दो से तुलना करने पर, अब देखो समीकरण एक और दो से, जब ये और ये दोनों बराबर है इस साइड वाले, तो इस साइड वाले भी ये दोनों बराबर होंगे, अर्थात b इंटू 2 पाई आर बराबर इधर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई। ठीक, b को रखो, इसको उधर लेके जाओ, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे आई अपॉन 2 पाई आर। अलग अलग कर दो जैसा हम लोग किए थे, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई और इंटू आई बाई आर, इंटू आई बाई आर। यही है सीधे लंबे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए अभीष्ट क्या है, व्यंजक है। समझ आया। हाँ, किसी कोई डाउट, ये हम लोग का क्या है, अभीष्ट व्यंजक। ठीक, हाँ, चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद फिर परिणालिका में जाएंगे। चलिए नोट करिए, हो गया। मिटाऊं, हाँ, चलो अब हेडिंग डालो, लंबी धारावाही प्रणाली का कारण चुंबकीय क्षेत्र। हाँ, हेडिंग डालो चलो। चलो हेडिंग डालो, लंबी धारावाही प्रणाली का कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब देखो लंबी धारावाही प्रणाली का कारण हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे।
तो उससे पहले तो हमको ये जानना है कि परिनालिका होता क्या चीज है। वर्ड तो यूज कर रहे हैं परिनालिका परिनालिका, लेकिन ये परिनालिका है क्या चीज। हो गया। अब समझो, अब देखो, हाँ हाँ, चलो चलो लिखो ना, हेडिंग डालो, चलो हो गया। अब समझो परिनालिका होता क्या है ना, परिनालिका होता क्या है। हम लोग 2-3 बार यूज कर लिए परिनालिका परिनालिका, लेकिन समझोगे परिनालिका वो क्या है उसको, तब तो पता चलेगा। तो देखो, जो परी किसी नलिका से होकर गुजरे उसी को परिनालिका कहते हैं। है ना। हाँ, मतलब पेपर में ऐसा मत लिख देना कि सर बताएं जो परी किसी नलिका से होकर गुजर गया, कोई नली से होकर कोई परी परी गुजरे तो उसको परिनालिका कहेंगे, ऐसा मत बोल देना। तुम लोग को बताने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। तो परिनालिका क्या है, तो देखो, परिनालिका एक बेलनाकार कुंडली होती है। इसमें क्या करते हैं, एक चीनी मिट्टी लेते हैं, है ना। इसमें मान लो, ये तो अभी माइक का वायर है, मैं बता रहा हूं। इसके अंदर तांबे का तार होगा, तांबे के विद्युत रुद्ध तार, या विद्युत रोधी तार। विद्युत रोधी तार कहने का मतलब क्या है, तांबे के ऊपर कुछ का लेयर हो जिसके कारण करंट उसमें न जाए, वायर के अंदर प्रवाहित हो, लेकिन ये जो बाहर प्लास्टिक का कोटिंग है इसको विद्युत रुद्ध कहते हैं। तो क्या करते हैं, चीनी मिट्टी लेते हैं, है ना। देखो, ये जो परिनालिका है ऐसा होता है, ये ऐसा, ठीक, इस डायरेक्शन में हम लोग का होता है। तो एक बेलनाकार कुंडली होती है। तो क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं, एक चीनी मिट्टी लेते हैं और उसमें तांबे का जो विद्युत रुद्ध तार है इसको इसमें लपेटा जाता है, ऐसे एकदम पास पास लपेट कर, एकदम देखो ये एकदम पास पास लपेट कर हम लोग क्या करते हैं, इसका कुंडली बनाते हैं ऐसे। और फिर इसको निकाल दो, और कहीं और से निकल जा रहा है ये, अब खुल गया मेरे में। एक कठोर वायर देख के दिखाऊं क्या तुम लोग को, वहां से समझोगे। ये समझो, ये है। इसमें क्या करते हैं, ये देखो, पास पास ऐसे लपेटते हैं फेरे को, ऐसे, ठीक, और ऐसे पास पास लपेट कर इसको कुंडली बनाते हैं। अब देखो, ये दिख रहा है कुंडली जैसे, ये आप लोग का दिख रहा है। हाँ, ये छोटा कुंडली ना होकर ये बड़ा कुंडली रहेगा, देखो ये दिख रहा है, बस यही है। ये ऐसे करके रहता है, इसी में पास पास लपेट कर बनाते हैं, ठीक। और बड़ा हो सकता है, ये बहुत बड़ा रहता है। इसकी मतलब एक आदर्श प्रणालिका की जो त्रिज्या होती है वो उसकी लंबाई की तुलना में नगण्य होती है, ठीक। तो प्रणालिका हम लोग किसको कहेंगे, तो प्रणालिका देखो समझो किसको कहेंगे, यह एक क्या होती है, कुंडली होती है, बेलनाकार कुंडली। तो यह एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है, यह एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है। बेलनाकार क्या होती है, कुंडली होती है, जिसे चीनी मिट्टी में, या और कुछ ऐसा हो सकता है, चीनी मिट्टी, या एक हम लोग का वर्ड आता है एबेस्टास, है ना, एस्बेस्टास, इस पर, या एक ही ठो लिखते हैं, चीनी मिट्टी पर तांबे के विद्युत रोधी तार को पास पास लपेट कर बनाया जाता है, लपेट कर बनाया जाता है। तो अब क्या बना रहे हैं, लपेट कर कुंडली बना रहे हैं, ठीक। यह एक लंबी बेलनाकार कुंडली होती है जिसे चीनी मिट्टी पर तांबे के विद्युत रोधी तार को पास पास लपेट कर हम लोग क्या करते हैं, हाँ, बहुत सारा फेरा लेते हैं ना, तार को पास पास लपेट कर तांबे के विद्युत रोधी तार का फेरा बनाते हैं और उसको पास पास लपेट कर बनाया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका। मतलब ये हम लोग का मान के चलो एक चीनी मिट्टी है, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, चीनी मिट्टी है ये, है ना। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, एक तांबे का तार लेंगे, उसकी उसी के कलर का लेते हैं, तांबे का तार लेंगे और इसको ऐसे पास पास लपेटेंगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिनलिका। तो वो मत लिखना जो मैं बताया, है ना, किसी नलिका से होकर कोई परी गुजरे तो उसको परिनलिका कहते हैं, वैसा मत दे देना, ठीक। चलिए आगे बढ़े, चलिए इसको नोट करिए, प्रणालिका को फिर चित्र बनाएंगे, इसका जरूरत नहीं है अभी हम लोग का, है ना। डेरिवेशन थोड़ा लंबा रहेगा, इसका जरूरत नहीं है, तो इसको लिखो और लिख के इसको खत्म करो खापी के, फिर उसके बाद साफ वाप करेंगे यहाँ पर को, उसके बाद नया बनाएंगे। चलो इसको जल्दी करो। हो गया, चलो
अब समझ गया प्रणालिका होता क्या है। हाँ ठीक, आगे बढ़े तो। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो एक प्रणालिका हम लोग लेते हैं। हाँ, मान लो एक प्रणालिका लेते हैं। देखो, ये एक प्रणालिका है, ये ठीक, एक प्रणालिका है। इस पर हम लोग क्या किए हैं, हाँ, ये लपेट दिए हैं एकदम पास पास। ये ठीक, तांबे का एक हम लोग ले लिए हैं और उसमें एकदम पास पास घन का क्या कर दिए हैं हम लोग, हाँ, विद्युत रोधी तार को तांबे का क्या कर दिया है, लपेट दिए हैं। ठीक, अच्छा, इससे बल रेखाएं भी गुजरेंगी, है ना, क्योंकि धारा इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, आई। मैं धारा को दिखा नहीं रहा हूं, बस समझो आई प्रवाहित हो रही है। तो धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न होगा, देखो समझना, ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसा उत्पन्न होगा। ये और ये, तुम लोग चाहो तो बहुत सारा दिखा सकते हो, मैं कम दिखा रहा हूं। ये ठीक, ये चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे प्रवाहित हो रहा है। हो गया इतना चीज। हाँ, इस पर हम लोग क्या करते हैं, एक आयत का कल्पना करते हैं। एक आयत यहीं पर देखो, एक आयत का कल्पना करते हैं हम लोग यहां पर। ठीक, इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। एक बंद आयत हम लोग ए बी सी डी का क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक, जिसमें हम लोग मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है, ये इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। एक्स लंबाई है इसकी, और चौड़ाई जो भी है, चौड़ाई इस डजन मीटर हम लोग का, वो उससे मतलब नहीं है। ठीक, समझ गए इसको। हाँ, चलिए इसको नोट करिए, इस चित्र को, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नोट करिए। हो गया, चलिए इसमें अब माना फलाना मैं बोलते जा रहा हूं, लिखो। माना एक प्रणाली का जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है। ज्यादा लंबा हो गया, चलो लिखो। माना एक प्रणाली का जिसके प्रति एकांक लंबाई में, जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है। स्मॉल एन मतलब ये वाला छोटा एन। प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल एन है। प्रति एकांक लंबाई मतलब समझते हो, ये प्रणालिका कितना लंबा है हमको उसको मतलब नहीं है। मान लो ये 1 मीटर है, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर मतलब एकांक लंबाई, तो इसमें जो फेरों की संख्या होगी ये हमको नहीं पता कितना है, तो इसी को एन मान लेंगे। अब ये जितनी भी लंबा हो, जितना भी लंबा हो, है ना, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, इसमें एन है। वह प्रवाहित धारा आई है, इसमें धारा आई प्रवाहित हो रहा है। वह प्रवाहित धारा क्या है हम लोग का, आइए धारा प्रवाह दिखा दूं। चलो, ये हम लोग का धारा का प्रवाह, फिर भटक जाओगे। ये हम लोग का धारा है। ठीक, अब देखो कंफ्यूजन मत होना, वायर हम लोग का इसमें है, तो धारा हम लोग का आई इसी में प्रवाहित होगा, और चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर कहाँ होगा, इसमें होगा। ये वाला हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर है। क्योंकि धारा हम लोग का, कई लोग क्या करते हैं, इसको आई मान देते हैं और इसको बी मान देते हैं, है ना। तो आई हम लोग को किसको मानना है, हाँ, आई हम लोग को इसको मानना है, क्योंकि तार तो हम लोग इसमें लपेटे हैं ना, तो आई ये रहेगा, बी ये रहेगा। ठीक, अब समझो, इतना हो गया। समझ आता, प्रणालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। दंड चुंबक की भांति मतलब ये हम लोग एस मान लेंगे, साउथ सिरा, और ये नॉर्थ सिरा। ठीक, तो प्रणालिका एक दंड चुंबक की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा। हो गया हम लोग का। हाँ, प्रणालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। कर लिए व्यवहार, ये यहां पर दिखा दो। प्रणालिका एक दंड चुंबक की भांति व्यवहार करेगा।
पूर्ण विराम करो, पैराग्राफ चेंज करो। अतः प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान, अतः पैराग्राफ चेंज करके लिखना, अतः परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान, परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान व परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, क्योंकि यहां से तो कुछ गुजर ही नहीं रहा है। हाँ, वह परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा। ठीक हो गया। अब पूर्ण विराम करके पैराग्राफ चेंज करो। अब हम लोग देखेंगे इस एबीसीडी के बारे में कल्पना करेंगे। ठीक, चलो लिखो उसी में। चित्र के अनुसार एक आयत एबीसीडी की कल्पना करते हैं, है ना। चित्र के अनुसार एबीसीडी एक आयत इस प्रकार लेते हैं, इस प्रकार लेते हैं कि, इस प्रकार लेते हैं कि ए बी भुजा परिनालिका के अंदर, ए बी भुजा परिनालिका के अंदर और सी डी भुजा परिनालिका के कहां हो, बाहर हो। ए बी भुजा परिनालिका के अंदर तथा सी डी भुजा परिनालिका के बाहर हो गया बाहर हम लोग का, मतलब परिनालिका के बाहर सी डी भुजा। ठीक, तब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, आयत एबीसीडी का रेखीय समाकलन, आयत एबीसीडी का हम लोग क्या देखेंगे, हाँ कंफ्यूज मत होना, ये आई और ये बी कि कई लोग बच्चे लोग इसको भी मान लेते हैं इसको आई, तो ऐसा मत करना। हम लोग जो तार लपेटे हैं ना, तार लपेटे हो धारा उसमें प्रवाहित होगा, हम लोग ये तार थोड़ी लपेटे हैं, धारा इसमें जाएगा, धारा आई इसमें जाएगा क्योंकि तार इसमें लपेटे हैं, और चुंबकीय क्षेत्र इसके ऐसे उत्पन्न होगा, ये वाला। हाँ बस बस ठीक। तो आयत एबीसीडी का रेखीय समाकलन क्या होगा, समाकलन वन समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर। अब ये चार भुजा है अलग अलग, तो रेखीय समाकलन है, चारों के लिए अलग अलग ले लेते हैं। तो ए से बी तक के में हम लोग ले लेंगे बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, प्लस बी से सी में ले लेंगे हम लोग बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, प्लस सी से डी में ले लेंगे ए से बी, बी से सी से डी, बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, अब प्लस एक ले लेंगे हम लोग डी से ए, है ना, बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर। अब वेक्टर है, वेक्टर को हटाओगे तो कॉस लगता है हम लोग का डॉट प्रोडक्ट में, तो ये हो जाएगा हम लोग का, देखो वन समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर समाकलन ए से बी, बी इंटू डीएल कॉस। अब देखो समझना, बी हम लोग का क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, इधर है। डीएल अल्पखंड, ए बी हम लोग का एक भुजा है, भुजा का दिशा कैसा है, अगर भुजा में अल्पखंड लें तो उसका भी डायरेक्शन उधर ही होगा। बी भी उधर है, डीएल भी उधर है, तो दोनों के बीच कितना कोण बनेगा, 0 अंश, प्लस बी से सी, बी इंटू डीएल कॉस। अब देखो बी सी भुजा कैसा है, बी वेक्टर इधर है और डीएल जो अगर इसमें लोगे तो कैसा होगा, बी वेक्टर के लंबवत, लंबवत मतलब कॉस कितना 90, प्लस सी से डी, तो बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर। अब देखो सी से डी में जाओगे तो हम लोग का कैसा होगा, सी से डी जाओगे तो कैसा होगा, वो तुम लोग दिमाग लगाओ, चलो देख के बताओ कैसा होगा। हाँ होगा ना, हो गया ना। हाँ तो बी से सी में हम लोग गए तो कैसा हुआ, 90 हुआ। अब सी से डी जाओगे तो सी से डी जाओगे तो कैसा होगा, ये भी 0। क्यों, क्योंकि अच्छा इसमें कोण ओण मत देखना, सीधा इसको हम लोग क्या कर देंगे 0 मान देंगे, या तो यहीं पर 0 मान दो या बाद में 0 मानोगे तब भी हो जाएगा। इसको हम लोग सीधा 0 कर देते हैं, या ऐसे कर दो 0 इंटू डीएल वेक्टर, ऐसे क्यों, अच्छा वेक्टर डाला हूं क्योंकि कॉस थीटा नहीं डाला हूं, जहां कॉस डालोगे वहां वेक्टर मत डालना, जहां वेक्टर डालोगे वहां कॉस मत डालना। बी वेक्टर को 0 कर दिया हूं, क्यों, क्योंकि सी से डी हम लोग का क्या है, परिनालिका के
बाहर है, और मैं लिखवाया हूं परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, शून्य। तो परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र यहां पर क्या हो गया, शून्य। अब देखो प्लस डी से ए जाओगे, तो डी से ए जाओगे तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इधर है, और हम लोग कैसा है, लंबवत है, भुजा लंबवत, हम लोग इधर, तो यहां पर बी इंटू डी एल, कॉस कितना हो जाएगा, 90। समझे? नहीं समझ रहे हो तो मैं यहां पर मैं अलग से बता दे रहा हूं। देखो क्या होगा, ए बी जो भुजा है, ए बी भुजा, इसमें बी वेक्टर व डीएल वेक्टर कैसे हैं, समांतर हैं। बी सी भुजा में अगर देखोगे तो बी वेक्टर व डीएल हम लोग का कैसा है, लंबवत। डीएल मतलब ये अल्पखंड और ये हम लोग का भुजा, सॉरी बी वेक्टर। सी डी में जाओगे, सी डी में कैसा है, तो हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के बाहर है, तो यहां पर हो जाएगा परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर बराबर 0। ये बता रहा हूं कहां कहां से कैसा कैसा माना है उसको। और सी से डी के बाद डी से ए में जाओगे तो ये कैसा होगा, बी वेक्टर व डीएल वेक्टर कैसे हैं, लंबवत। इस कारण से इसका मान 0 हो गया, क्योंकि समांतर था, लंबवत है तो 90। फिर तीसरा सी से डी गए तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका के बाहर शून्य होता है, इसलिए शून्य, और यहां पर फिर क्या हो गया, लंबवत तो 90। ठीक, तो उस कंडीशन में हम लोग का क्या होगा, वन समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर हो जाएगा, इसका मान आएगा हम लोग का ए से बी, बी इंटू डीएल। कॉस 0 का मान 0, कॉस 90 का मान सॉरी कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0, तो ये 0 तो पूरा पद 0, मतलब इधर ये 0 हो जाएगा। ये वाला 0 है तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा हम लोग का, और ये वाला क्या है, 90 है तो ये भी 0, मतलब हम लोग का पूरा ये भी 0। तो हम लोग के पास बचेगा वन समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर ए से बी, बी इंटू डीएल। इतना समझ आया सबको? कहीं पर कोई डाउट या कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है ना? हाँ, अब देखो यहां पर वन समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, यहां से बी को बाहर निकाल दो तो समाकलन ए से बी इंटू डीएल। अब देखो ए से बी में डीएल हम लोग का कितना होगा, सी से डी के बराबर। ए बी जो है वो सी से डी के बराबर होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर, तभी तो आयत कहलाएगा। आमने सामने की भुजा को अगर बराबर नहीं करोगे तो वो आयत थोड़ी कहलाएगा। ये आमने सामने की भुजा बराबर नहीं किए, इसको एकदम बराबर रखो, तो बराबर रखोगे तो ये आयत बनेगा। तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ए से बी का मान भी वही होगा जो सी से डी का मान होगा, और सी से डी का मान क्या है, एक्स है, तो ये हो जाएगा बी इंटू एक्स। ठीक, जहां दे देना तुम लोग समाकलन बी इंटू डीएल, है ना, जहां सॉरी समाकलन ए से बी डीएल जो है, भुजा ए बी बराबर कौन सा, सी डी, सी डी की लंबाई है। भुजा ए बी बराबर सी डी की क्या होगी, लंबाई होगी। इसको मानेंगे समीकरण एक। एक भी समीकरण नहीं माने हैं शायद, हाँ यही हम लोग का पहला समीकरण जाएगा। ठीक, समीकरण एक लाए। अब एम्पियर के परिपथी नियम लगाओगे, हाँ एम्पियर के परिपथी नियम से अब देखो, अब देखो एम्पियर के परिपथी नियम से वन समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर कितना होता है, म्यू नॉट इंटू आई। अच्छा आई क्या है, हम लोग का प्रवाहित धारा। अब यहां पर धारा किसमें प्रवाह हो रहा है, ए बी सी डी में, बंद आयत ए बी सी डी में। तो धारा आई ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, बंद आयत ए बी सी डी में प्रवाहित धारा। ठीक, आई ना लिख के हम लोग क्या करेंगे, बंद आयत ए बी सी डी में प्रवाहित धारा। अब वन समाकलन देखो बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू ये हो जाएगा एन एक्स इंटू क्या हो जाएगा आई। अब इसमें एक वर्ड आया एन एक्स, इसका मतलब समझे, नहीं समझे? अब वहीं पर को खोलो जहां मैं माना लिखवाया हूं। मैं लिखवाया हूं माना एक प्रणालिका लिखवाया हूं जिसके प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। समझे? अब ध्यान से समझना,
मैं बोला हूं प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है, n है। क्या मेरे को इसकी लंबाई पता है? नहीं पता है। नहीं पता है ना, जाहिर सी बात है। तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या हम लोग क्या मान लिए, n। अब अगर मान लो मेरे को पता चल गया कि इसकी लंबाई कितनी है, तो जैसे मान लो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है, जैसे मान के चलो एक लंबाई है तो फेरों की संख्या n है, दो लंबाई होगा तो दो का इसी गुणा करोगे 2n हो जाएगा, तीसरा लंबाई होगा तो 3n करोगे। तो अगर हमको नहीं पता, अब मान के चलो मेरे को पता चल गया इसकी लंबाई कितनी है, अब धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है तो इसकी लंबाई x है, तो x लंबाई के में प्रवाहित धारा n, तो ये हो जाएगा nx। समझे इसको? नहीं समझे? देखो आराम से समझना है ना, शायद मैं ज्यादा जल्दी बता दे रहा हूं, समझो आराम से। देखो मान लो मैं बोलूं हम लोग का एक प्रणालिका है, इसमें एकांक लंबाई इतना है, तो इसमें फेरों की संख्या कितनी हुई, n। क्योंकि हमको नहीं पता कितना फेरा लपेटे हैं, हम थोड़ी जान रहे हैं कितना लपेटे हो, हम लोग बहुत सारा लपेटे हैं, हम लोग मान के चले n फेरा इसमें लपेटे हैं, ये एकांक लंबाई है। अब मान के चलो इतना एकांक है तो इसमें भी n फेरा होगा, ये एकांक है तो ये भी n फेरा होगा, ये एकांक है तो ये एकांक है तो ये भी n फेरा होगा। मान लो यहां से यहां तक का कितना लंबाई है, टोटल 4, तो ये कितना फेरा होगा, तो 4n होगा, चारों n को जोड़ दोगे 4n। अब एक एग्जांपल के लिए मेरे को पता चल गया कि इसकी लंबाई x है, तो एक लंबाई में एकांक लंबाई में n फेरा है, तो x लंबाई में कितना होगा, तो n गुणित x, तो वही n गुणित x यहां आ गया। समझे अब? हाँ बस सिंपल है, ज्यादा हम लोग का कठिन या हाँ चोचला जैसे नहीं है, सिंपल सिंपल है। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 का तुलना करेंगे, एक से एक से कटा देंगे, जो बचेगा वो आ जाएगा। इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट करो, एक स्क्रीन शॉट लो। हो गया? हाँ समीकरण 1 और 2 से देखो, हमको B का मान चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र, तो इसको पहले लिख देना Bx। समीकरण 1 में हम लोग का है Bx बराबर, उस साइड हम लोग का क्या है, देखो दोनों का, ये दोनों बराबर है तो इधर का बराबर के उस साइड वाला बराबर होगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एन एक्स आई, एक्स एक्स दोनों साइड खत्म, तो B बराबर होगा म्यू नॉट इंटू एन आई। ये है धारावाही लंबी परिनालिका कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। ये हो गया हम लोग का क्या, अभिष्ट व्यंजक। समझे इसको? हाँ बस बस। तो ये है धारावाही परिनालिका के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए अभिष्ट व्यंजक। ठीक, दाएं हाथ के नियम से इसका दिशा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग का अगला वीडियो आएगा जिसमें हम लोग आगे और देखेंगे जो भी है हम लोग का एम्पियर के परिपथी नियम से। टोराइड वगैरह नहीं आता तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, क्या है, परिनालिका को मोड़ दो ऐसे करके और गोल से बना दो तो टोराइड कहलाता है। हो गया, कल अब देखेंगे क्या क्या पढ़ाना है टॉपिक इसमें। आज के लिए इतना ही। ये 5 नंबर के लायक आ सकता है ना, 5 नंबर बोला था, 3 नंबर का एक आता है, 2 और 5 नंबर का एक आता है, तो 5 नंबर के लायक है। ऐसा बोल सकता है प्रश्न, एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, सिद्ध कीजिए कि एम्पियर के परिपथी नियम में लंबी धारावाही प्रणालिका के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, सिद्ध कीजिए नहीं बोलेगा, तो एम्पियर का परिपथी नियम लिखोगे वो 2 नंबर रहेगा और 3 नंबर शायद इसमें रहे, ऐसे करके दे सकता है 5 नंबर बना के। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, इसको नोट करिए। गुड बाय, टेक केयर, सायोनारा। चलिए नोट करिए इसको।